नमस्कार, भारत भाग्य विधाता में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम जी न्यूज में खास पेशकश लेके आ रहे हैं दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस से लाइव। कुछ खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मंच पे मौजूद है, कुछ और लोग हमारे साथ ओबी में जुड़ने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको सबसे पहले बताएं कि आज भारत भाग्य विधाता में मुद्दा क्या है। आज का हमारा मुद्दा है अच्छी राजनीति। बीजेपी ने नारा दिया अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता ने अच्छी तरीके से वोटिंग की। 1984 के 64% के रिकॉर्ड को 2014 में इस बार तोड़ दिया। भारी संख्या में लोग घर से बाहर निकले और वोट डाले। तो क्या अब ये माना जाए कि जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को, एनडीए को बहुमत मिल रहा है या वो सबसे बड़ी दल के तौर पर उभर रहे हैं, क्या ये अच्छे गवर्नेंस की वजह से है जिसको इशू बनाने की कोशिश की गई? क्या नरेंद्र मोदी भारत के उन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शुमार हो रहे हैं जिनको ताकतवर कहा गया है अब तक के इतिहास में, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी? क्या मोदी अपनी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर इन एग्जिट पोल के बिना पर हम कह सकते हैं कि सबसे ताकतवर नेता हुए हैं? आइए देखते हैं आज की हमारी खास पेशकश इस स्टोरी के साथ। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। कि भारत दोबारा मानवता की सभ्यता में आगे निकले, दुनिया को विचारधाराएं दे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या अब की बार मोदी सरकार का नारा सच होने जा रहा है? क्या मोदी का गुड गवर्नेंस का नारा जनता का दिल जीत चुका है? गुड गवर्नेंस हमारी प्रायोरिटी है, डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी देश के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और वो नेहरू गांधी परिवार के दायरे से बाहर निकलकर स्पष्ट बहुमत पाने वाले पहले पीएम बन जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और तीनों ही बार बड़े बहुमत के साथ। नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के तौर पर देश को पहला विकास मॉडल दिया। स्टील मिल और बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के तौर पर स्थापित किया। इसी तरह इंदिरा गांधी को पहली बार 283, दूसरी बार 352 और तीसरी बार 351 सीटें मिली। इंदिरा गांधी ने देश से गरीबी हटाओ का नारा दिया। उनके काल में हुई हरित क्रांति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। इंदिरा के ही कार्यकाल में परमाणु कार्यक्रम ने देश की ताकत बढ़ाई। 1984 में राजीव गांधी 415 सीटें जीतकर बड़े बहुमत के साथ पावरफुल पीएम की लिस्ट में शामिल हो गए। राजीव गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में पहली राष्ट्रीय नीति बनाई। उन्हें देश में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अलावा देश में लाइसेंस राज का खात्मा भी राजीव सरकार ने ही किया। अब 2014 में ये इतिहास एक बार फिर दोहराया जा सकता है, जब एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दिला रहे हैं और इस आधार पर मोदी देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। मोदी का मॉडल डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह आइडिया ऑफ इंडिया है। नरेंद्र मोदी का जोर गुड गवर्नमेंट से ज्यादा गुड गवर्नेंस पर है। मोदी की सोच है कि सबको साथ लेकर सबका विकास हो। बस कुछ घंटों का इंतजार, 16 मई को साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से पावरफुल पीएम बन रहे नरेंद्र मोदी की 7 RCR में एंट्री कितनी जोरदार रहेगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। सीधे कनॉट प्लेस से आप ये लाइव कवरेज देख पा रहे हैं। जी इलेक्शन समिट हमारा फ्लैगशिप बैनर है। मेरे साथ जो खास मेहमान है परिचय कराऊं। सबसे पहले सोनल मानसिंह मेरे एक्सट्रीम राइट में बैठी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जानी मानी डांसर हैं, हिंदुस्तान में विदेशों में बहुत नाम कमाया हमारे मुल्क का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय गोयल जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अली अनवर साहब जेडीयू के नेता, आपका भी स्वागत है इस विषय पर बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 2 खास मेहमान हमारे साथ ओबी वैन पर जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के उम्मीदवार कहिए, प्रवक्ता कहिए, नेता कहिए, फायरी नेता कहिए, संजय निरुपम हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। और साथ में प्रेम शुक्ला
मुंबई से ही शिवसेना के नेता, दोपहर के सामना के संपादक, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। शुरुआत करूंगा सबसे पहले ए पॉलिटिकल सोनल मानसिंह जी के साथ। सोनल जी, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मैं खाटी हम लोग इस वक्त डिस्कशन करने वाले हैं एग्जिट पोल के बेसिस पर। 6 में से 5 एग्जिट पोल क्लीन मेजॉरिटी दिखा रहे हैं, एक ने थोड़ा कम नंबर दिया, लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप एनडीए को बताते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को ये नंबर मिलते हैं 200 सवा 200 के आसपास, तो वो उन कद्दावर देश के नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे को, नेहरू जी को जो रखा जाता है? आपका क्या ओपिनियन? सुमित जी, मैं सबसे पहले तो आपकी जो सूची है कद्दावर नेताओं की, उसमें लाल बहादुर शास्त्री को भी शामिल करना चाहूँगी, क्योंकि चूंकि उनका कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा, बहुत ट्रैजिक घटना से उनका देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने उस कार्यकाल में भी जो काम किए उसको हम भूल नहीं सकते जी। इसमें मैं नरसिम्हा राव जी का भी नाम शामिल करना चाहूँगी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी चूँकि उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे और काफ़ी सारी नीतियाँ जिसकी आज बात हो रही है आगे बढ़े वगैरह वगैरह, उस काल में नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में शुरू हुई। तो मेरा ख्याल है कि हम जो जिस तरीके से सर्टिफिकेट देते हैं कि ये कद्दावर है, ये ठिंगने हैं, उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी को 225 मिले, 150 मिले, 300 मिले, ऑलरेडी उनका नाम कद्दावर हो चुका है। नंबर तो खाली एक छोटी सी बात है जो परसों पता चल ही जाएगा। तो उन्होंने अपना एक जो अस्तित्व बीइंग बना लिया है, अस्मिता जो उन्होंने कायम की है, मेरा ख्याल है उसको तो कोई नकार नहीं सकता। विजय गोयल जी, विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना, गवर्नेंस को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना, नरेंद्र मोदी ने शुरू से इस बात ये कोशिश की। आपको क्या लगता है, क्या जनता ने इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया या वो कांग्रेस से परेशान थे इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट दिया? मैं समझता हूं दोनों मुद्दों पे दिया है। पहला, यूपीए का 10 साल का जो शासन हुआ, जिसमें महंगाई, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें थी, वो केवल थी नहीं, वो अति पार कर गई थी जाकर। आम आदमी को चुभने, परेशान करने लगी थी, रसोई के चूल्हे तक वो पहुंच गई थी महंगाई। तो इसलिए उसने बड़ा काम किया है कि लोग बहुत दुखी थे और चाहते थे कि इस सरकार को बदला जाए। और केवल कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी पार्टियां नहीं, जिन लोगों ने पिछली बार कांग्रेस को भी वोट दिया था, वो भी चाहते थे कि इसके अंदर बदलाव आना चाहिए जी। और दूसरा ये था कि उस बदलाव के सामने उनको एक बड़े कद का आदमी खड़ा हुआ मिला, वो था नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जिन्होंने गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उसका पहले उदाहरण प्रस्तुत किया गुजरात से लेकर जी। उन्होंने कभी गुजरात के मॉडल के लिए देश भर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि मैंने क्या क्या विकास किया। गुजरात की जो उनके कामों की सुगंध थी वो पूरे देश के अंदर फैली। कटिंग क्रॉस हर पार्टी के नेता ने कभी ना कभी उसकी तारीफ की, बाद में उस तारीफ को चाहे वापस ले लिया होगा। जो आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीद कद्दावर की लाइन में उनके बैठने की बात कर रहे हैं, मैंने दूसरा कोई ऐसा नहीं देखा है जिसका प्रधानमंत्री बनने से पहले इतना ज्यादा प्रभाव हो और इतनी ज्यादा उसकी जय जयकार हो रही हो जाके। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी को लोगों ने बहुत पसंद किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश विदेश की जितनी भी मैगजीन ने सर्वे किए हैं उनमें 47 से लेकर आज तक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात की है, उसको लोगों ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि लोगों को ये लगा कि ये इसके अंदर इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनसे पहले काम किया है। और देखिए, बड़ी बात देखिए जी, मैं बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं कि सबसे एक कमेंट ले लूं फिर हम डिबेट को शुरू करें। ये स्पेशल शॉट्स आप देख पा रहे हैं, ड्रोन कैमरा हवा में उड़ रहा है जिसके जरिए आप सीपी का नजारा भी देख सकते हैं। आपके पीछे क्या चल रहा है गोयल जी? अली अनवर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात विजय गोयल जी कह रहे हैं, गवर्नेंस की बात को मुद्दा बनाया, पहले उदाहरण पेश कर दिया, उनके काम की खुशबू फैली हुई थी, कितना इससे, क्योंकि आपने उस काम की खुशबू को, आपको खुशबू नहीं लगी, आपने उसके बावजूद उनको छोड़ा। आप 17 साल की दोस्ती के बाद अलग हुए जेडीयू ने, आप क्या कहेंगे जो इनके तर्क हैं? हम उस पर आएंगे। केवल इसके जहां से आपने शुरू किया कि एग्जिट पोल जो आया है उसके बैकग्राउंड में बातें हो रही हैं। 6 एग्जिट पोल की चर्चा आपने की।
लेकिन एक सातवां भी चीज है, वो है सट्टा बाजार, सेंसेक्स, उसको दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं। तो उसका भी कुछ कहना है, और उसका कहना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसने इन्वेस्ट किया है। इतना खर्चीला चुनाव, और बीजेपी के तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जितना पानी की तरफ पैसा बहाया गया, एक एक जो ये स्टेज बनाए हैं, ये तो पसंगा में नहीं है, करोड़ों रुपए का एक एक स्टेज बना। ये पैसा कहाँ से आया? और वो पैसा बोल रहा है। पहले भी पूंजीपति पैसा लगाते थे, चंदा देते थे, लेकिन इस बार पूंजीपति जो हैं, सरमायादार हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो सब जनता के कंधे पर आने वाला है। तो अच्छे दिन क्या आने वाले हैं, वो उसकी शुरुआत असल उसमें टेस्ट होगा। हाँ। विजय गोयल जी, जवाब आप आऊंगा आपके पास जवाब लेने के लिए। मैं चाहता हूं दोनों मेहमान जो ओबी पे, उनको भी एक एक बार जोड़ लें। संजय निरुपम जी, जवाब देना चाहेंगे जो बात विजय गोयल कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। विजय गोयल तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। सुमित, सबसे पहले एग्जिट पोल के बारे में मैं अपनी टिप्पणी दे दूं। 2004 और 2009 लोकसभा चुनावों के जो एग्जिट पोल थे, वो फाइनल नतीजों से कितने मेल खाते थे या खाए, ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो कम से कम एग्जिट पोल के आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकालना बहुत बुद्धिमानी नहीं होगी। फिर भी आप अपने टेलीविजन चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए दिन भर आप लोग ये प्रोग्राम दिखाइए, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। एक दूसरी बात, अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उनको आप इस देश के जो कद्दावर प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं। मुझे इस पर थोड़ा सा ऐतराज है। अगर बनते हैं फिर उनका परफॉर्मेंस देखना चाहिए, काम देखना चाहिए, उसके बाद उनको बोलना चाहिए कि भाई ये नेहरू जी की तरह है, कि इंदिरा जी की तरह है, कि वाजपेयी जी की तरह या किसी के भी तरह है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, जो अभी अली अनवर साहब एक बात कह रहे थे कि अभी अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं, जनता से कैसे पैसे वसूले जाने वाले, उसके बारे में जरा स्पष्ट कर दूं मैं। जितने पैसे जिन जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रचार के लिए लगाया था, वही सारे लोग शेयर मार्केट के मेन ऑपरेटर हैं। एग्जिट पोल आने के 3 दिन पहले ही मार्केट में शेयर की प्राइसेज बढ़ाने का माहौल शुरू कर दिया गया। जिस दिन एग्जिट पोल आया उसको ले गए एकदम पीक पे, और लगभग 25,000 करोड़ के आसपास इस शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में लोगों ने कमा लिए। मतलब जो पैसा बीजेपी के नाम पे लगाया वो पैसा लगा चुके हैं, पहला काम हो गया। और नरेंद्र मोदी या बीजेपी के आने से और कुछ नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों के हमने आपके तर्क सुन लिए, मैं प्रेम शुक्ला के पास चलना चाहूंगा। लेकिन एक चीज संजय जी, मैं आपको भी याद दिला दूं कि 1998 और 99 के जो एग्जिट पोल थे वो भी आपको याद रखने चाहिए, और उन दोनों एग्जिट पोलों को ऑलमोस्ट सही बैठे थे। बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बताई थी और बीजेपी ने 98-99 में सरकार बनाई थी। ये आपकी बात का तर्क का मैं वितर्क कर रहा हूं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, या सुनिए ना, मैं आऊंगा आपके पास। आपने बात की, मैंने कहा अब प्रेम शुक्ला के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे बहुत सीधा सा सवाल, बीजेपी पर जिन लोगों ने पैसा लगाया वो अब पैसा कमा रहे हैं, सट्टा बाजार है, दलाल स्ट्रीट है, शेयर बाजार है, जो बात संजय निरुपम कह रहे हैं, जो बात अली अनवर कह रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल आपसे है कि क्या नरेंद्र मोदी में वो काबिलियत नहीं है कि वो देश के बाकी पिछले प्रधानमंत्रियों के बराबरी पर आकर खड़े हो सके? पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा, जो खिसियानी बिल्ली के खंभे नोचने से खंभे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नरेंद्र मोदी के बारे में जो पंजे मारे जा रहे हैं बिल्ली के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नरेंद्र मोदी पहले व्यक्तित्व हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले, पद पर बैठने के पहले ही जिनका कद राष्ट्रीय हो गया, जिनका कद अंतरराष्ट्रीय हो गया। और उन व्यक्ति को, जैसे अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे लेकिन नॉन परफॉर्मर रहे, और ये उनके पार्टी के लोगों ने ही कहा। हम एक लिस्ट गिना सकते हैं किन किन लोगों ने कहा, लेकिन समय जाएगा। दूसरा, इनके पास जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आया वो नॉन स्टार्टर रहा। राहुल गांधी पिछले 5 वर्षों से वार्म अप करते रहे लेकिन रिंग में नहीं उतर पाए, और आखिरी समय तक रिंग में उतारने की इनकी स्थिति नहीं पैदा हुई। और ऐसे में एक व्यक्ति जो सिर्फ गुजरात में शासन का जिसका अनुभव है, उसको पूरा भारत जो है गुजरात मॉडल की
के पक्ष में मतदान देता है, जनादेश देने के लिए तैयार हो जाता है और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक स्वर में उस व्यक्ति का समर्थन करने लगता है, तो उसके बाद उसका युग आ गया या वो कद्दावर हो गया है, ये कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन राजनीतिक विरोध में भी विरोधियों की हैसियत को जो है हमेशा मान देने की पंडित नेहरू के जमाने में परंपरा थी, जो राहुल गांधी के जमाने में समाप्त हो गई है। ये बहुत दुखांत है कांग्रेस का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत भाग्य विधाता, हमारी बड़ी बहस चल रही है कि क्या नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि भारत के बड़े और प्रभावी प्रधानमंत्रियों की सूची में उनका नाम भी शामिल हो रहा है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर जो मैंडेट दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, वो उनको मिलने वाला है। विजय गोयल जी जवाब देना चाहेंगे ब्रेक के पहले जो आरोप लगाए संजय निरुपम ने, अली अनवर साहब ने, कि अच्छे दिन कहाँ आने वाले हैं, ये तो सब कॉर्पोरेट का पैसा है, अब पैसा वसूलेंगे सब लोग। ये लोग एग्जिट पोल देखकर परेशान हो गए हैं जी, जबकि हमने एग्जिट पोल की बात नहीं की। मैं तो कह रहा हूं 16 तारीख तक आप इंतजार करिए जी। अगर इनको ये हवा लहर दिखाई दे रही होती जनता अब क्या चाहती है, तो ये अपने आप को ठीक कर लेते और ये छोड़ के नहीं भागते, किंतु इनको ये वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मोदी जी ने सबसे बड़ी बात की है जिससे उनका कद ऊंचा हो जाता है, उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है डेवलपमेंट का जी। शायद 47 के बाद सबसे ज्यादा इसी बार लोग मुद्दे के ऊपर वोट दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस और विकास के ऊपर वोट दे रहे हैं। मोदी जी ने जात पात ढहा दिया जी, यानी हर तबके का, चाहे यादव हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, कोई भी जात पात के लोगों, सबको जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड, सब लोग उनको वोट दे रहे हैं। इसी तरह से मोदी जी ने युवा, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, तो इसलिए मोदी जी ने पूरा एजेंडा सेट किया है। सबने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है, मोदी जी के पीछे खड़े हो गए। नहीं सुमित, आप जो 1998 और 99 का एग्जिट पोल सुना रहे थे, और मान लिया जाए कि आपका एग्जिट पोल सच्चाई से ओतप्रोत है, तो जरा नरेंद्र मोदी जी को बोलिए ना दिल्ली जाएं, वोट की तैयारी करें, और जरा अहमदाबाद में बैठे जो हैं वहां पर अपने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करें। क्यों इंतजार कर रहे हैं 16 तारीख का? तो 16 तारीख का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल पर अगर हमको भरोसा नहीं है तो बीजेपी को भी भरोसा नहीं है। एक दूसरी बात, अलग अलग चैनल, एक चैनल कहता है 340 सीट मिलेगी, एक चैनल कहता है 240 सीट मिलेगी, तो किस पे भरोसा करना है? तो आप बुनियादी तौर पर जो ये कार्यक्रम एग्जिट पोल की काल्पनिक कहानियों पे चला रहे हैं, आपको मुबारक हो। रह गई बात नरेंद्र मोदी जी के कामकाज की, तो राहुल जी को छोटा दिखा करके कोई नरेंद्र मोदी खुद को बड़ा बनाना चाहते तो बना सकते हैं, उनका संस्कार है। लेकिन गुजरात मॉडल के ऊपर पूरे देश में कई तरह की चर्चा हुई और उस चर्चा में किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है। वहां शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आदिवासी जगत हो, आवास का क्षेत्र हो, हर जगह कहीं ना कहीं गुजरात पीछे छूटा है। और अगर ये गुजरात का मॉडल है और ये मॉडल पूरे देश में लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनको मुबारक हो, देश की जनता तय करेगी। प्रेम शुक्ला आखिरी बात मैं समझा दूं, आखिरी बात मैं जरा समझा दूं, और साथ साथ मैं भी बता दूं, एक मिनट जरा आखिरी बात, नरेंद्र मोदी को लगातार 3 बार गुजरात की जनता ने चुना है। आखिरी बात, प्रेम शुक्ला जवाब देना चाहेंगे? एक मिनट जरा मैं आखिरी बात बता दूं, आखिरी बात जरा मैं बता दूं। मैं सादर आग्रह करता हूं, हम कोई, एक मिनट भाई साहब जरा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग राजनीतिक जगत में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, और हार और जीत से खिसिया के खंबा उखाड़ने वाले लोग नहीं हैं। हारेंगे तो भी काम करेंगे, जीतेंगे तो भी काम करेंगे, लेकिन अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, कम से कम हमारी बातों को सही नजरिए से स्वीकार करने की आदत डालें, ऐसा मेरा अनुरोध होगा प्रेम शुक्ला जी से। नहीं, यही आग्रह आपसे भी है, यही आग्रह आपसे भी है कि आप जो है अभी भी चुनाव के नशे से बाहर नहीं निकले हैं। मैं आपसे, आप गुजरात मॉडल पर बारंबार बहस कर रहे हो, मैं आपसे 60 वर्षों तक आपका शासन काल रहा है, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, एक मॉडल अपना भी बता दीजिए ना कि भाई ये कांग्रेस का अमेठी मॉडल है, रायबरेली मॉडल है, फूलपुर मॉडल है, कोई एक स्टेट उत्तर प्रदेश मॉडल है, बिहार मॉडल है, कुछ बताएंगे तो जनता को कम से कम उसका ज्ञान जानकारी देता हूं, दो जानकारी कांग्रेस ने, मैं 2 जानकारी देता हूं, संजय निरुपम ने मैं 2 जानकारी बता दिया। सुनिए ना, नहीं आदरणीय मान्यवर, मैं आपको 2 जानकारी देता हूं, कृपया करके सुनिएगा। 2004 में इस देश में बेरोजगारी दर 8.2% थी।
2014 में देश में बेरोजगारी दर 5.4% है। इस देश में 1200 करोड़ रुपए का एफडीआई, ये आईटी एक्सपोर्ट 1200 करोड़ रुपए का गुजरात ने किया है, 27,000 करोड़ का महाराष्ट्र ने किया है। इसी तरह से एफडीआई के लेवल पे कहिए 11% एफडीआई महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ है गुजरात की तुलना में। तो काहे का मॉडर्न, काहे का गवर्नेंस, काहे का डेवलपमेंट? आज आप देख लीजिए, आज की रिपोर्ट ये है कि 14% शरद पवार को, ममता बनर्जी को भी नहीं समझा पाए। अप्रैल महीने में सुनिए मान्यवर, आप ये मॉडल अपने सहयोगियों को भी नहीं समझा पाए। मान्यवर जरा मेरी बात सुनिए। नहीं, अब आप समझो, सहयोगी को जाने दो। अभी अप्रैल महीने में आज के अखबार की रिपोर्ट है कि रोजगार का दर 14% बढ़ा है, रुपये का भाव ठीक हो गया। ये नरेंद्र मोदी के आने से पहले हमारी सरकार करके जा रही है, फिर भी आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। अब हम क्या कहें? आप चुनाव के नशे में हैं, आप गलतफहमी में हैं कि हम गलतफहमी में? आप तय करिए। नहीं, ये तो जनता तय कर दे रही है। प्रेम शुक्ला जी, एक फटाफट रिएक्शन दीजिए, 16 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा और उसका संकेत मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है, संजय निरुपम जो कह रहे हैं, चलिए कौन बोल रहा है? क्या हो रहा है? ऑडियो का बोल ही नहीं रहा है। एक मिनट, मेरे साथ सोनल मानसिंह रिएक्शन देना चाहेंगे। सोनल जी, आप दोनों के बीच बहस सुन रही हैं। संजय जी एक मिनट संजय जी, और भी गेस्ट है मेरे साथ, माफी के साथ बोल रहा हूँ, अदब के साथ। सोनल मानसिंह कुछ बोलना चाह रही है जी। दो बातें। एक तो ये जो आंकड़े का गणित है, आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स वगैरह देते रहते हैं, तो सबसे बड़े आंकड़ेबाजी तो हम डांसर्स हैं, क्योंकि पूरा जो ताल है, रिदम सिस्टम है, जिसमें हमारी सांस, हमारी हर चीज आ जाती है। तो ये सारी बेताली बातें हम लोगों ने इतनी देखी हैं पिछले 10 वर्षों में, खास करके 5 वर्षों में, तो आंकड़ा हमें कोई ना सुनाए। दूसरी बात कि गुजरात मॉडल पे जिन लोगों को एतराज है, तो उन्होंने शायद मोदी जी के भाषण ध्यान से नहीं सुने हैं। मोदी जी ने ये कहा कि दक्षिण में यदि इडली खाते हैं तो कहीं जलेबी खाते हैं, दूध जलेबी का नाश्ता है, कहीं गांठिया का नाश्ता है, कहीं थेपला है, कहीं समोसा है जी। तो ही इज नॉट सेइंग, कोई नहीं कह रहा है कि एक मॉडल सबके लिए लागू होगा, लेकिन जो कोई बेसिक चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, वो अपनी अपनी तरीके से लागू हो सकती हैं। तो मेरा कहना यह सुमित जी कि हम अनदेखी कितनी करेंगे और एक की एक बात को रटे जाएंगे, जिससे कि जो लोग इंटरनेट पे, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं इंटरनेट पे नहीं जाती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं देखती हूँ, मैं भी सार्वजनिक फील्ड में 55 साल से हूँ, घूमती रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ राजनेता या पार्लियामेंटेरियंस ही जानते हैं। ये जो मोदी जी का कद बढ़ा है, ये कोई चुनाव में या एक दिन के अंदर नहीं बढ़ा जी। 2002 से लेकर 2014 तक दंगे कर जिस तरीके से, चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हो, सब लोगों ने उनको घेरा हुआ था, उसमें से जो वो निकल कर आए हैं, और उसके बाद सारा देश जो उनके साथ खड़ा हुआ है और जो उनका मॉडल देख रहा है, उस मॉडल में सबसे अच्छी चीज देखने की बात यह है कि आप एग्जिट पोल मत देखिए, आप देखिए 400 450 जो उन्होंने सभाएं की हैं, उनमें लाखों लोग आए हैं जाके, 5000 से ऊपर ज्यादा जो उन्होंने किया है। अरे भैया, पैसे कैंपेन किया, चुनाव कमीशन का एक सीधा हिसाब है, जिसने जो खर्चा किया है उसको वो रिकॉर्ड कर रहा है और उसको देख रहा है, और केवल प्रत्याशी नहीं रिकॉर्ड कर रहा, चुनाव कमीशन भी एक एक जगह पर कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये लोग तो बिना ही पैसे के चुनाव लड़े हैं, अपना हिसाब तो बता दीजिए ना, कितना इन्होंने खर्च किया है जी, वो बता दें। हमारा हिसाब इनको कैसे मालूम है कितना खर्च किया है? और देश के अंदर एक अच्छा शासन लाने के लिए मैं समझता हूँ अपनी आवाज को हमने पहुंचाया है। गोयल साहब, देखिए आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं। चुनाव एक कैंडिडेट के खर्चे पर नियंत्रण है, एक सीमा है। पार्टी के खर्चे पर कोई सीमा नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं होनी चाहिए। आप ये कहिए तो फिर अपराध किसका है? ना कहिए फिर अपराध किसका है? ना आप कहिए कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे तो ये नियम बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? ना क्यों नहीं? हमारे इलेक्शन में जो रिफॉर्म है वो सारे रिफॉर्म्स करेंगे ना, सारे कौन रिफॉर्म्स करेगा? देखिए, ये जो मंत्रियों की संख्या होती थी बहुत बड़ी बड़ी, साहब उसको एनडीए की सरकार ने किया। हाँ, आपने कहा सुन लिया, हमारी बात भी सुन लिया जाए। देखिए, ये जो
आवारा पूंजी जिसको कहते हैं, ये जो काला धन जिसको कहते हैं साहब, ये कई बीमारियों की एक साथ जड़ है। तो ये मेहनत से कमाई गई नहीं है, ये देश का ही लूटा हुआ पैसा आप खर्चे हैं तो काला धन नहीं, हम कह रहे हैं हमारे खर्चे तो का काला धन है। सवाल इस बात का नहीं कह रहे हैं। आप कैसी ये बातों को कह सकते हैं? देखिए, हम एक कायदा कानून की बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये कायदा कानून क्या है जाके? हम ये कह रहे हैं कि अभी तक इतना खर्चा हो रहा है। ये फोरम तो सबके लिए कॉमन, और उसके लिए तो सारा पार्टियां हिसाब देती हैं। अच्छा ये बताइए, पार्टियां अपने खर्चों का हिसाब जमा कराती है नहीं कराती? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उसकी एक सीमा होनी चाहिए। संजय निरुपम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सीमा हो नहीं, हमारी बात पूरी, इनकी बात का जवाब दे दें। संजय सोनल जी जो भी थे, एक मिनट मैं सोनल मान सिंह जी की सेवा में दो जानकारी रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा आंकड़ों की बात मत करिए। सोनल जी, आपकी जो उम्र है ना, वो भी एक आंकड़ा है। आप कितने साल से डांस कर रहे हैं, ये भी एक आंकड़ा है। 10 साल पहले आपकी कितनी कमाई थी, ये भी एक आंकड़ा है। और 10 साल बाद आपकी कितनी इनकम है, ये भी एक आंकड़ा है। 10 साल पहले आप अपने ड्राइवर को कितनी सैलरी देती थी और आज कितनी सैलरी उसकी बढ़ गई है, ये भी एक आंकड़ा है। 10 साल पहले 24,000 रुपए पर कैपिटा इनकम था इस देश में, आज इस देश में 68,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है। ये भी एक आंकड़ा है। और इन आंकड़ों के हद से ही गुजरने के बाद जीवन की सच्चाई होती है। पता नहीं आप ड्राइवर नहीं रखती होंगी, घर में बाई तो रखती होंगी, काम करने वाली बाई तो होगी। कितनी सैलरी देती थी 10 साल पहले और आज कितनी देती हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो लोगों की कमाई बढ़ी, आपकी कमाई बढ़ी, ये भी एक आंकड़ा है। तो ऐसा मत किए कि आंकड़ों की बात मत करो। आंकड़ों के प्रिज्म से ही जिंदगी को जिया जा सकता है और उसी आंकड़ों के प्रिज्म को दिखाने की मैं बस आप देखो संजय भाई, आप अलग टेंजेंट पे डिस्कशन को ले जा रहे हो। सोनल मान सिंह जी ने बिल्कुल साफ कहा कि जो आंकड़ों की बाजीगरी होती है, संजय जी, आंकड़ों की बाजीगरी में पड़ने की बजाय हमको इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई अच्छा काम किया तो वो जनता तक नहीं पहुंचा पाई। कम से कम अभी की हवा, अभी की माहौल यही इशारा कर रहा है और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आंकड़ों में भी एक रिदम होना चाहिए। इनके आंकड़े देख लो, टूटता है। 2G के आंकड़े इनके देख लो, कोयला के आंकड़े इनको देख लो, कॉमनवेल्थ गेम्स के इनके आंकड़े देख लो। जितना भ्रष्टाचार मनमोहन सिंह जी के समय हुआ उतना तो आज तक कभी नहीं हुआ। बोलिए। बीजेपी भी भ्रष्टाचार में किसी से पीछे नहीं। अरे आप कहां से, आप तो बिल्कुल आप डूबे हुए हैं। कर्नाटक उसका उदाहरण है। आप तो डूबे हुए हैं बिल्कुल। अभी 3 सीट रह गई, बात बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी का नेता है येदियुरप्पा जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर। आप फिर उसी पुरानी डिबेट पे आ गए। एक लास्ट कमेंट प्रेम शुक्ला जी आपकी तरफ से, लास्ट कमेंट प्रेम शुक्ला जी। भ्रष्टाचार मैं मानता हूँ भ्रष्टाचारी वहां पर भी थे, भ्रष्टाचारी यहाँ पर भी थे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बीच का फर्क प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। ये पूछना चाहता हूँ, मैं बस इतना आंकड़ों पर अकड़ने वालों से सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है कुछ आंकड़े ये भी सुन लीजिए कि 165 रुपए की एलपीजी गैस मिलती थी, 1000 रुपए में एलपीजी गैस मिल रही है। 30 रुपए में डीजल मिलता था, 70 रुपए में डीजल मिल रहा है। आपने जो है वेतन तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप आय और व्यय दोनों के अंतर को भी जरा अंदाज लीजिए ना। आप महंगाई दर को भी देख लीजिए ना, आप मुद्रास्फीति की दर को भी देख लीजिए ना। 38 रुपए का डॉलर 62 रुपए तक पहुंच गया। ये एलपीजी गैस देख लीजिए ना, सब्सिडी खत्म होगी और कितना में मिलेगा? शुक्ला जी, आप तो पत्रकार हैं। लेकिन बढ़ाया जिसने जो बोझ दे दिया, अब तो हम 6 दिन में इसका भी इंतजार रहेगा देश की जनता को। सवाल तो पूछिए। मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, लेकिन एक लास्ट कमेंट सोनल जी का। प्रश्न चिन्ह फिर से लगना चाहिए कि 32 रुपये में या 22 रुपये में या 10 रुपये में आपको एक पूरा खाना भोजन मिल सकता है। ये कौन सा आंकड़ा है? ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं, आंकड़ों की बाजीगरी है। देश की जनता ने अपना मत प्रयोग कर लिया है। 16 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तीनों खास मेहमानों का यहाँ पर जो मेरे साथ कनॉट प्लेस में मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय निरुपम, प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी न्यूज पर हमारी 100 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। तमाम मुद्दे हैं, बहुत से इशू हैं जिस पर हम बहस करते रहेंगे। और जी इलेक्शन समिट रोज शाम 7 बजे आप देख सकते हैं यही कनॉट प्लेस से मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल इस ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी है।